नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 17 के साथ प्राचीन भारत चल रहा है दोस्तों अपना, और लगातार अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज वैदिक सभ्यता है ना, मानव का भूगर्भित इतिहास, पाषाण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये चार डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा टॉपिक अपना वैदिक सभ्यता का है, जिसमें आज भाग 2 डिस्कस करना है। ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करनी है। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, और डिस्क्रिप्शन जो है इंस्टा और टेलीग्राम का दिया हुआ है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, सो उससे भी जुड़िए। ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं काल निर्धारण। काल निर्धारण में क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं था। ऋग्वेद में लोहे का परिचय था ही नहीं, तलवार से भी परिचित नहीं थे ऋग्वेद वाले। फिर यूपी के एटा के अतरंजी खेड़ा में खुदाई से लोहे का जो साक्ष्य मिला है वो 1000 बीसी पुराना है। 1000 बीसी पुराना था यूपी के एटा के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त लोहा, अर्थात 1000 बीसी से उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ होगा, है ना, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित ही नहीं थे। चूंकि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे और सबसे पुराना प्राप्त लोहा कब का है, 1000 बीसी का है, अर्थात कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल जो है, जब लोहे से परिचय नहीं था तो 1000 पे आके ऋग्वैदिक काल स्टॉप हो जाता होगा। ठीक है, और लोहा मिलने के बाद उत्तर वैदिक आर्य खेती भी करने लगे होंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य तो खेती करते ही नहीं थे, पशु चराना और युद्ध करना 2 काम थे उनके मुख्य। ठीक है, तो लोहा मिलने से उत्तर वैदिक आर्य खेती भी करने लगे थे। ठीक है, तो 1000 बीसी को क्या माना गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन। क्लियर है बात। फिर उत्तर वैदिक साहित्य विशेषकर अथर्ववेद में लोहे का कई बार उल्लेख आया है, और लोहे को अथर्ववेद में श्याम या कृष्ण अयस के रूप में कहा गया है। श्याम अयस या कृष्ण अयस के रूप में कहा गया है लोहे को। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे का उल्लेख कई बार आया है। ठीक है, तीसरी बात, चूंकि पूरी वैदिक सभ्यता का पूरा टाइम कितना है दोस्तों, 1500 से 600 बीसी तक, तो पूरी वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, आपको मालूम है, और 600 बीसी के आसपास बड़े नगरों और महाजनपदों का विकास हुआ। 600 बीसी के आसपास बड़े नगरों या महाजनपदों का विकास होना शुरू हो गया, जो यह बताता है कि उत्तर वैदिक काल कहीं ना कहीं 600 बीसी में समाप्त हो गया था। हर जो काल है उस काल के बाद जो है बड़ा चेंज आ रहा है, और बड़ा चेंज ही बताता है कि वो काल वहां पे समाप्त होता है। तो 600 बीसी के आसपास बड़े बड़े नगरों का विकास हो गया था, और हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण थी, तो बड़े नगरों का विकास है मतलब कोई नई सभ्यता आ रही है, तो महाजनपदों का विकास हो गया है। ठीक है, सूत्रकाल आ गया है। 600 बीसी का दूसरा नाम क्या है, सूत्रकाल। बुद्ध और जैन आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से काल निर्धारण करते हैं। क्लियर है बात। अब शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करना, ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, और सप्त सैंधव की 7 नदियां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 नदियां नहीं है, 7 नदियां। और 7 नदियां कौन कौन सी, सिंधु, वितस्ता, है ना, वितस्ता वितस्ता को क्या बोलते हैं, झेलम। ठीक है, झेल झेल के त्रस्त हो गए, याद कैसे रखेंगे, झेल झेल के त्रस्त हो गए। अस्किनी, चेनाब, अस्किनी पुराना नाम है, आज का नाम है चेनाब। तो चेनाब मतलब जनाब ने आस्क किया, जनाब ने क्या किया, आस्क किया मतलब पूछा। पौरुषणी, पौरुष, रवि जो है वो पुरुष ही तो है, पुरुष का नाम होता है रवि, तो पौरुषणी। विपाशा, व्यास। शतुद्री, सतलज और सरस्वती का उल्लेख है। तो कौन कौन सी हैं, सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पौरुषणी, विपाशा और शतुद्री और सरस्वती। आपको पहले के लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि सरस्वती को जो है वो नदी तमा बोला गया था, सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका आया है, सिंधु नदी का आया है। ठीक है, मतलब, है ना। तो इसके अलावा अफगानिस्तान की भी 4 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अफगानिस्तान की 4 नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, कुभा, काबुल नदी, क्रुमु, कुर्रम नदी, गोमती, गोमत नदी, और सुवास्तु, स्वात नदी। ठीक है, तो कुभा, क्रुमु, गोमती, और सुवास्तु, इन 4 नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, है ना। इसके बाद और थोड़ा सा डिटेल है कि कश्मीर की एक नदी
कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेख मिलता है उसकी बात चल रही है दोस्तों। तो कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा परीक्षा में आया है, ध्यान दीजिएगा। और कश्मीर में ही हिमालय की तरफ एक चोटी थी मूजवंत, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। हिमालय की तरफ की एक चोटी थी मूजवंत, और इस चोटी से ही जो आर्य थे वो सोमरस बनाया करते थे। इस चोटी पर प्राप्त एक जड़ी बूटी हुआ करती थी एफेड्रा, एफेड्रा नाम की जड़ी बूटी से ही ये सोमरस बनाया करते थे। ठीक है, तो मूजवंत जो है वो हिमालय की एक चोटी थी, मरुद्वृद्धा जो है वो कश्मीर की एक नदी थी, ध्यान रखेंगे। और इन दोनों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अंततः कहा जा सकता है कि भारत में ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों का केंद्र अफगानिस्तान से लेकर, चूंकि अफगानिस्तान की नदियां बताई गई हैं, तो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के पश्चिमी तट तक था। गंगा के पूर्वी तरफ नहीं जा पाए हैं, गंगा के इसी तरफ रह गए हैं। ठीक है, तो गंगा के पश्चिमी तट था, अर्थात ऋग्वैदिक आर्य जो है वो गंगा के उस पार नहीं जा पाए, गंगा के इसी पार तक रहे। क्लियर? क्योंकि यमुना का भी नाम आया है एक आध बार ऋग्वेद में, मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिए, लिंक आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। और मेरा दावा है आप यूपीएससी तक के प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में हो जाएंगे ये पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर ऋग्वेद आदि कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद जो है ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथ हैं जो परलौकिक ईश्वर के बारे में लिखे जाते थे। परलौकिक ईश्वर मतलब उस लोक का या उस संसार का ईश्वर है ना, परलौकिक या अलौकिक ईश्वर के बारे में लिखे जाते थे। तो ऋग्वेद बेसिकली ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। और ऋग्वेद में गाय शब्द 176 बार आया है दोस्तों। ऋग्वेद में गाय शब्द 176 बार आया है। और संपत्ति की यूनिट जो थी वो गाय थी, पहले बता चुका हूं मैं। संपत्ति मतलब रई, ये शब्द याद रखिएगा आप, रई ये शब्द याद रखिएगा, रई। संपत्ति या रई की इकाई जो थी वो गाय थी, है ना। और गायों को युद्ध का पर्याय माना जाता था, मतलब गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, है ना। और इसको गविष्ठी भी बोला गया है गाय को, मैं इसके पहले बता चुका हूं। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु थी गाय। इसी तरीके से युद्ध का पर्याय भी माना गया है गविष्ठी, और गविष्ठी का मतलब होता था गायों की खोज। अर्थात युद्ध करने का क्या उद्देश्य था? अधिक से अधिक गायों को खोज करके अपने कब्जे में लेना, है ना। तो गविष्ठी, ठीक है। तो गाय के बारे में ये सब चीजें। फिर गाय के बाद घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। गाय के बाद घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। पणी शब्द व्यापारी के लिए उपयोग होता था, और पणी व्यापारी था, कई बार वो गायों को चुराता भी था। ठीक है। और बाघ हाथी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं है। बाघ और हाथी का उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों इसी में और आगे बात करते हैं दोस्तों कृषि की, है ना। तो कृषि होती तो थी परंतु गौण थी, है ना। ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेदिक आर्यों के समय कृषि होती तो थी पर गौण थी, क्योंकि जब 1000 बीसी में जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे से जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया और उससे कृषि को बढ़ावा मिला। उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छी कृषि होने लगी थी। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि होती तो थी पर बहुत गौण थी। केवल 24 श्लोकों में कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। केवल 24 श्लोकों में कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। और कृषि से संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं ऋग्वेद में। पहला है उर्वरा, उर्वरा का मतलब उपजाऊ भूमि। दूसरा है खिल्य, खिल्य आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में आया है। खिल्य मतलब ऊसर भूमि, है ना। वो भूमि की जो खिल्ली उड़ाती हो, बंजर भूमि। ऊसर मतलब बंजर भूमि, तो खिल्य जो खिल्ली उड़ाती हो वो ऊसर भूमि है। लागल, लागल का मतलब होता था हल। वृक मतलब बैल। शकम और करीश ये दोनों आया है। शकम का मतलब है गोबर, ठीक है। जिसको हमेशा शक बना रहता हो दिमाग में, उसके दिमाग में क्या भरा है? गोबर भरा है, ठीक है। तो शकम मतलब गोबर, ठीक है। और करीश का मतलब गोबर खाद, ठीक है। करीश का मतलब गोबर खाद। और उर्दर आया हुआ है परीक्षा में दोस्तों। उर्दर का मतलब होता है अनाज मापने का बर्तन, है ना। अनाज जिससे माप के बार्टर सिस्टम था, लेन देन पद्धति थी, मुद्रा तो चलती नहीं थी। तो उर्दर, उदर का मतलब पेट होता है, तो पेट में अनाज खाते हैं, तो अनाज मापने का बर्तन क्या था? उर्दर, ठीक है। फिर ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज जो है यव, यव का मतलब होता है जौ। एक ही अनाज यव का वर्णन था जिसको आप बोलते हैं जौ।
का उल्लेख आया है। चावल और गेहूं का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज यव का उल्लेख आया है, चावल और गेहूं का कोई उल्लेख नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों उद्योग धंधे की। ऋग्वेद में उद्योग धंधे के बारे में क्या है? तो उद्योग धंधे में कुछ सीमित शब्द थे। सीमित शब्दों में एक शब्द था तक्षण। तक्षण का मतलब होता है बढ़ई, ठीक है। तक्षण मतलब उसी क्षण बना के दे देता है वो सोफे आपको, है ना, सोफे या ड्राइंग टेबल या कुछ भी है, ड्रॉर, वो तक्षण उसी क्षण बना के दे देता है कौन? बढ़ई। कर्मार, कर्मार मतलब धातु कर्म करने वाला। धातु कर्म करने वाला मतलब लोहा या धातु पीटने वाला, कर्मार। कर्मार मतलब धातु कर्म से याद रखिएगा, कर्मार लोहा या धातु पीटने वाला। और मैं पहले आपको बता चुका हूं हिरण्य। हिरण्य का मतलब होता है सोना, ठीक है। और अयस का मतलब होता था तांबा या कांसा, ठीक है। अयस, अयस सब बना है अयस्क से, तो अयस का मतलब है तांबा या कांसा। सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है। सिंधु नदी को क्या बोला गया है? हिरण्य, क्योंकि इसमें सोना मिलता था सिंधु नदी में, है ना। आपने मोहनजोदड़ो मूवी में भी ये चीज गौर करी होगी कि सिंधु का पानी गिरता था एक गड्ढे में प्रपात के रूप में, और उस गड्ढे में जो सिंधुवासी थे वो सोना उसमें से बीनते थे, खोजते थे, ठीक है, उस गड्ढे में पानी को इकट्ठा करके। तो सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है क्योंकि इसमें सोना मिलता था। लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। लोहा और चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है दोस्तों। ये ऋग्वेद के बारे में बात चल रही है, सारी ऋग्वैदिक संस्कृति की बात चल रही है, तो लोहा और चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं आया है। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बार्टर सिस्टम, है ना। मेरे पास चावल है, सामने वाले के पास मछली है, तो मैं उसको थोड़ा सा चावल दे दूंगा और उससे मछली ले लूंगा, ताकि चावल और मछली मैं भी खा सकूं और मच्छी भात वो भी खा सके, ठीक है। तो व्यापार वस्तु विनिमय या बार्टर पर आधारित था, अतः मुद्रा का प्रचलन भी नहीं था। चूंकि लेन देन वस्तु विनिमय था तो मुद्रा नहीं थी। और लेन देन में काय का प्रयोग होता था कई बार। यदि आपके पास वो वस्तु नहीं है तो फिर आप मुद्रा के रूप में क्या यूज कर सकते थे? संपत्ति की इकाई क्या थी? रई। रई मतलब गाय, तो गाय का प्रयोग होता था लेन देन में। मुद्रा नहीं था चूंकि, तो व्यवस्थित करारोपण भी नहीं था। करारोपण कर सकते होंगे, अनाज वनाज ले लेते होंगे, लेकिन व्यवस्थित करारोपण टैक्सेशन प्रणाली नहीं थी मुद्रा ना होने के कारण, ठीक है। और परीक्षा में कई बार आया है बेकनाट। बेकनाट का मतलब होता है सूदखोर, अर्थात जो ऋण देके लोगों से ब्याज वसूलता था। आज भी ये पद्धति है, ठीक है। तो बेकनाट, तो बेकनाट जो होता है लोगों को बेक कर देता है, बिल्कुल ब्याज ले लेके लोगों को क्या कर देता है? बेक कर देता है, बिल्कुल भूंज देता है, बिल्कुल बेक कर देता है। तो बेकनाट सूदखोर। और ये बलि भी कई बार आया है। बलि का मतलब है राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार। लोगों के द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार क्या कहलाता था? बलि, ठीक है। तो दोस्तों आज अपने ऋग्वैदिक संस्कृति में इन सब चीजों की चर्चा करी है कि किस तरीके से काल निर्धारण होता है, किस तरीके से अलग अलग नदियों का उल्लेख आया है, ऋग्वैदिक कार्य कहां तक फैले थे, ऋग्वेद में कृषि की क्या स्थिति है, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कार्यों में उद्योग धंधों की क्या स्थिति है। कल और इसमें आगे बात करेंगे परिवार, समाज, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। इतना होने के बाद अपना ऋग्वैदिक पोर्शन खत्म होएगा, ठीक है। दोस्तों लेक्चर कैसे लग रहे हैं? कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या आपको पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है ना? तो मुझे इस चीज को आगाह करिएगा, है ना। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इन चीजों का लाभ मिल रहा है तो ये सीरीज कंटिन्यू करने का आधार है ना। कुछ आपको लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ मिल रहा है? आपके कमेंट्स आएंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होंगे, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस होएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। कल सुबह फिर बात करेंगे स्टैटिक जी के विविध। आज स्टैटिक जी के विविध का पोर्शन नहीं डाल पाया हूं कुछ व्यस्तता के चलते। कल सुबह स्टैटिक जी के विविध आएगा और शाम को प्राचीन भारत का एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, बिना थके, बिना रुके, उत्साह से युक्त आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।